हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में आप जुट गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, चर्चा कर रहे हैं पेपर सेकंड कॉमर्स का और उसमें भी अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है वो अकाउंटेंसी। तो उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अकाउंटेंसी हमेशा एक बात पर जोर देती है कि अपने को जो भी चीज़ पढ़नी है उसको स्टार्ट से पढ़नी है, उसका बेसिक अपने को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ अपन समझ लेते हैं तो फिर आगे की जो आपकी यूजी की है, पीजी की चीज़ है, उनको समझने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए अपन ने स्टार्ट कर रखा है 11वीं और 12वीं अकाउंटेंसी, क्योंकि इसके भी 20 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे अकाउंटेंसी के। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 55 क्वेश्चन है, वो 11वीं और 12वीं में से आने। उसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, कुल मिला के अकाउंटेंसी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी बिजनेस है ना। तो 3 का आप अगर रेशियो निकालते हो तो 18 के आसपास आपके क्वेश्चन होते हैं। और अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 20-22 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसके जो टॉपिक है वो आपके बिजनेस में भी मिल जाएंगे और इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि इसमें आपके इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक दे रखा है, आपका स्टैटिक्स वाला इंडेक्स है, आपका जो कोरिलेशन है, आपका मीन मोड मीडियन है ना, आपका प्रभाव विचलन है, माध्य विचलन है। ये आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टैटिक्स के भी हैं और आपके 11वीं की इकोनॉमिक्स के भी है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा जो जॉइंट मार्केट होता है, आपके जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, वो आपके बिजनेस के भी हैं और अकाउंटेंसी के भी हैं, दोनों के हैं। तो इसलिए आप इसको कमजोर मत लेना बिल्कुल भी कि अकाउंटेंसी में तो क्या है, प्रैक्टिकल आएंगे अपने नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। परीक्षा में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 1, 2, 3 आते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी की जो प्रैक्टिकल चीज है उसको थ्योरी में समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपन प्रयास कर रहे हैं आपको घर बैठे वो सारा मटेरियल वो उपलब्ध करवा दें, ताकि आपको अकाउंटेंसी में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और उसके बाद बिजनेस और इकोनॉमिक्स में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो तो अपन फटाफट ही कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज के सेशन को, है ना। और स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों से रिलेटेड होगी। ठीक है, अब देखते आगे आपकी प्रारंभिक लेखा और जर्नल और सहायक भैया। अभी तक अपन ने ये पढ़ा है कि पुस्तपालन है वो लेखांकन के पहली सीढ़ी है ना। पुस्तपालन से पहली सीढ़ी कौन सी है? पुस्तपालन पहली सीढ़ी है और लेखांकन दूसरी सीढ़ी है। किसकी? लेखा शास्त्र की। ठीक है, पुस्तपालन में आपकी जनरल एंट्रियां वगैरह वो तैयार की जाती है, जबकि लेखांकन में आपके फाइनल अकाउंट है वो तैयार किए जाते हैं। लाभ हानि की गणना के लिए अपन P&L अकाउंट बनाते हैं और आर्थिक स्थिति की गणना के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड है उस पर भी अपन ने चर्चा कर ली है। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है उनको वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप तमाम वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वहां पे भी नहीं मिलते हैं तो अपन ने प्ले लिस्ट बना रखी है क्रम वाइज, है ना। तो उसमें आप सारे वीडियो है वो आप देख सकते हैं और उसके जो आप हैंड्स नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे आपकी जो प्रारंभिक लेखा की जनरल एंट्री और सहायक भैया है उस पर अपन थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, है ना। सबसे देखिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का अर्थ क्या होता है ना। तो इसमें देखेंगे कि व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित लेन देनों का दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। ठीक है, अपन ने पुस्तपालन की जो लेखांकन की जो प्रणालियां वो भी पढ़ ली। उसमें आपकी इकारा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और महाजनी बही खाता पद्धति, तीनों के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा की है। तो उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएंगे। अब अपन करेंगे प्रारंभिक लेखों। तो प्रारंभिक लेखों का ही मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लेन देन है उन लेन देनों को अपन को डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज करना है। और दोहरा लेखा प्रणाली जिसके जो जनक कौन थे? लुकास पेसियोली। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी सौदा होगा उसके कम से कम 2 पक्ष
होंगे, इसलिए उन्होंने एक का नाम दिया डेबिट और दूसरे का नाम दिया क्रेडिट। ओके, है ना। दोहरा लेखा प्रणाली में सुनिश्चित नियम पर आधारित एंट्री होती है, जिसमें प्रत्येक व्यवहार चाहे नगद का हो या उधार का हो, दोनों पक्षों में उसकी प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, देखो ये चीजें नॉर्मल है ना, लेकिन ये परीक्षा में आते ही अब नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि परीक्षा में वहां पर कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते यही है, लेकिन थोड़ी सी बात है वो इधर उधर से घुमा के दे देते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और वहां पर एक एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए अपने को सारी चीजें वो ध्यानपूर्वक पढ़नी होगी, है ना। दोहरा लेखा प्रणाली नियमों के आधारित होती है और उसमें चाहे आपका नगद हो या उधार हो, दोनों पक्षों को आपको प्रविष्टि करनी है। कुल मिला के बात ये होती है कि ऐसा सौदा जो व्यापार से रिलेटेड हो, है ना, और उससे मुद्रा प्रभावित हो रही है, उसको अपने को खातों में दर्ज करना है। गैर मौद्रिक लेन देन है उन्हें खातों में दर्ज नहीं करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे टाइपराइटर की नियुक्ति की तो उसकी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टाइपराइटर को वेतन दिया तो उसकी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। बढ़े आगे। ये जो आपकी दोहरा लेखा प्रणाली है वैज्ञानिक विधि है, बात है पूर्ण कंप्लीट है और प्रगतिशील मानी जाती है। तो इसके ये आपको गुण ध्यान में रखने ये पूछे जा सकते हैं कि भाई वैज्ञानिक विधि है, पूर्ण है और प्रगतिशील मानी जाती है। किसी भी लेन देन को तिथिवार और क्रमानुसार यानी काल क्रम के अनुसार सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे रोजनामचा या जर्नल या प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहा जाता है। देखो ये तीन नाम दे रखे हैं, इन तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है ना। क्या कहें, या तो रोजनामचा कह सकते हैं अपन, या उसे जर्नल भी कह सकते हैं, या प्रारंभिक लेखों की पुस्तक भी कह सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्रारंभिक लेखों की पुस्तक कौन सी होती है ना, तो आपकी कौन सी होगी प्रारंभिक लेखों की पुस्तक है आपकी जर्नल या रोजनामचा, है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन है वो घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस विधि में क्या होता है कि काल क्रम के अनुसार जर्नल में जितनी भी एंट्री करते हैं वो डेट वाइज चलती है, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। ये नहीं कि 1 तारीख को लिख दिया फिर 5 तारीख का सौदा लिख दिया फिर वापस 3 का लिख दिया फिर 10 का लिख दिया, ऐसे नहीं, वो क्रम से चलेगी डेट वाइज 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ये अपने को ध्यान रखना होता है, इसलिए इसमें गलती होने की संभावना भी कम बनती है, क्योंकि जिस दिन जो सौदा हुआ वो उसी दिन उसकी प्रविष्टि कर दी जाती है, उसको लिख दिया जाता है, तो वहां पर गलती होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, और क्या है इसमें, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की सहायता से खाता बही में सभी मदों की विभिन्न खातों में खतौनी की जाती है। तो सहायक भैया है ना, खतौनी होगी तो वो किसकी सहायता से होगी, जो आपकी जर्नल है उसकी सहायता से आपको खतौनी की जाएगी, पोस्टिंग की जाएगी, है ना। और खातों की शुद्धता की जांच के लिए आपको पता है क्या बनाई जाती है, तलपट बनाई जाती है, जो आपकी ट्रायल बैलेंस है वो बनाई जाती है। और ट्रायल बैलेंस की सहायता से एक निश्चित अवधि के वित्तीय परिणामों यानी फाइनेंशियल रिजल्ट की जानकारी हेतु व्यापारिक और लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जो एक निश्चित तिथि को वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसकी जानकारी के लिए चिट्ठा बैलेंस शीट बनाते हैं। कुल मिला के अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे पहले क्या होता है ना, अगर एक सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आपकी जर्नल, उससे जर्नल से क्या होगी आपकी पोस्टिंग, है ना, खतौनी, या इसको लेजर भी कह सकते हैं, है ना। और फिर आपका क्या हो गई, फिर आपकी होगी ट्रायल बैलेंस, और फिर होगा आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं आपके, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये इसका क्रम चलता है। सबसे पहले आपकी होगी जनरल एंट्री, सबसे पहले कौन सी होगी जनरल एंट्री, उसके बाद लेजर या पोस्टिंग, फिर आपकी ट्रायल बैलेंस और फिर आपके फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपके ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक तरीके से, इसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया कि भाई ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि भाई लाभ हानि की गणना के लिए आपको P&L बनाना है और वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए आपको बैलेंस शीट है वो तैयार
करनी होती है। ये एक निश्चित अवधि को बनते हैं कब? वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, यानी अपना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो ये फाइनल अकाउंट है वो आपको 31 मार्च को तैयार करने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लेखांकन समीकरण पर आधारित खातों का वर्गीकरण। लेखांकन इक्वेशन आपने देखी होगी, क्या होती है कि भाई करंट असेट्स, या असेट्स ही लिख देते हैं, क्या लिखे? असेट्स। असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना, ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के आधार पर आपको क्या रखना होता है, इनमें से कोई भी चीज है वो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, चाहे वो असेट्स पूछ ले, चाहे वो लायबिलिटीज पूछ ले, चाहे कैपिटल पूछ ले, है ना। अगर लायबिलिटीज पूछता है तो लायबिलिटीज असेट्स माइनस कैपिटल, अगर वो कैपिटल पूछता है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस तरीके से इक्वेशन है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, लेखांकन समीकरण का तात्पर्य प्रत्येक स्थिति में संपत्ति की राशि का पूंजी और दायित्व के बराबर होना है ना, है ना। देखो बराबर होना ना, ये बता दिया ना कि असेट्स है तो बराबर किसके? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही है कि जो संपत्ति की राशि है वो पूंजी और दायित्व के बराबर होना है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर अपने के पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, यानी बैलेंस के रूप में आता है। और उसके बाद अपन P&L अकाउंट तैयार करते हैं तो वहां पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है ना। उसके बाद अपन बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट में दोनों ही पक्षों का योग बराबर आता है। अगर दोनों का योग बराबर है इसका मतलब अपनी बैलेंस शीट है और यहां तक अपने खाते हैं वो एकदम सही है, कंप्लीट है ना। तो वो बराबर है, वो इस बात का सबूत है कि अपने खाते सही है ना। लेखांकन समीकरण दोहरा लेखा प्रणाली का क्या है? मूल आधार है। ये ध्यान अपने को रखना। देखो यहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करनी है तो कभी भी अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के उस एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होता है और उस डिस्क्रिप्टिव में से अपने को कुछ हैंड्स नोट बनाने होते हैं, है ना। हैंड्स नोट अपन बनाएंगे तो वहां से वो चीज है वो अपने को काम में आएगी। जीके में अलग होता है, जैसे अपन को करंट जीके पढ़ना है तो उसमें विस्तृत कहाँ पढ़ेंगे, उसमें तो अपने पास जो मार्केट में जो आती है उसको पढ़ते हैं, उसमें जो मैटर दिया होता है उसी को अपने पढ़ के जाते हैं। पर लेकिन उसमें को भी अगर किसी ने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, यानी क्योंकि ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, वहां से आपने सही पढ़ लिया तो फिर आपको दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद क्या, ये आता सकल दायित्व यानी ग्रॉस लायबिलिटीज, है ना। इसमें किस तरीके से आएगा, ग्रॉस लायबिलिटीज बराबर किसके होगी? संपत्तियों के, है ना। या पूंजी जो कैपिटल है उसमें जोड़ देंगे लायबिलिटीज और वो किसके बराबर होगी? संपत्तियों के। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। हो गया ना, हो गया ना, यही तो समीकरण हुआ। अब अगर अपने को पूछ ले कि भाई अपने को क्या चाहिए, असेट्स चाहिए तो लायबिलिटीज और कैपिटल जोड़ देंगे। अब अपने को लायबिलिटीज चाहिए तो असेट्स में से कैपिटल घटा देंगे, और अगर अपने को कैपिटल चाहिए तो असेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे। तो ये चीज अपने को निकालनी पड़ सकती है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, क्लियर है, ओके है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। लेखांकन समीकरण व्यवसाय के समस्त संसाधनों जो रिसोर्स होते हैं तथा संसाधनों को वित्त प्रदान करने वाले स्रोत जो सोर्स विथ फाइनेंस टू रिसोर्स यानी जो धन उपलब्ध करवाते हैं के मध्य समानता को प्रकट करता है। लेखांकन समीकरण चिट्ठा समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। याद कर लो, रट लो भाई, है ना, इसको रट लो। परीक्षा में आता चिट्ठा समीकरण बताइए, है ना, तो चिट्ठा समीकरण में अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई चिट्ठा समीकरण कौन सी है। तो आपकी जो लेखांकन समीकरण है वो ही चिट्ठा समीकरण है। यही प्रश्न मैं ऐसे लिखा दूं कि भाई लेखांकन समीकरण को ही चिट्ठा समीकरण कहते हैं, और ये चीज मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव लिखा के लेके आया हूं तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा रहेगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो उसमें तो कुछ याद रहेगा। अगर आपने पढ़ाई इतना है तो उसमें कितना के याद रख पाओगे, और उतना सारा पढ़ोगे
है ना, इतना पढ़ोगे और उसमें से इतना याद रहता है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए अपने को क्या रखना है कि लेखांकन समीकरण है वो चिट्ठा समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। लेखांकन समीकरण है वो चिट्ठा समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो इसमें खाते बताए गए, खातों का वर्गीकरण किया गया है कि भाई पहले आपके संपत्ति खाते, वैसे तो खातों के आपने वर्गीकरण देख लिया कि भाई खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाते को 3 भागों में अपन बांट सकते हैं, आपका व्यक्तिगत कृत्रिम खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और आपके प्रतिनिधि खाते। इस तरीके से ये खाते 3 हैं। उसी प्रकार से ये अलग अलग खातों का वर्गीकरण भी किया गया है ना। पहले आपका असेट्स होता है। अब असेट्स खाते का क्या नियम है, सीधा सा नियम है कि संपत्तियों में वृद्धि होती है तो आपको डेबिट करना है और संपत्तियों में कमी होती है तो आपको क्रेडिट करना है ना। इसलिए इसको अपने को ध्यान में रखना। इस खाते का संबंध 2 यानी मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्तियों से होता है। मूर्त कौन सी होती है, जिन्हें अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है ना, ये आपकी मूर्त होती है। और अमूर्त में आपकी गुडविल है, कॉपीराइट है ना, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। इस तरीके से ये आपकी अमूर्त। कुल मिला के इतना सा अपने को ध्यान में रखना है कि मूर्त संपत्तियां वो होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आपकी अमूर्त होती है ना। तो इस खाते में जिनका संबंध मूर्त और अमूर्त संपत्तियों से होता है उन्हें संपत्ति खाता कहते हैं। भूमि व भवन, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, रोकड़, बैंक शेष आदि मूर्त के उदाहरण है। यहाँ पे दे रखा है, यह मूर्त के उदाहरण, टेंजिबल के उदाहरण है। तथा ख्याति है, एकस्व है, पेटेंट है, व्यापारिक चिन्ह है, ट्रेडमार्क है, प्रतिलिपि ध्यान, कॉपीराइट है। ये सारे अमूर्त संपत्तियों के उदाहरण। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि भाई आपकी टेंजिबल असेट्स कौन सी है और आपकी इनटेंजिबल असेट्स कौन सी है ना। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। 11वीं और 12वीं की चीज आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ ली तो आपको यूजी और पीजी वाले टॉपिक्स पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये कंफर्म है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। पहला हो गया आपका संपत्ति खाता। दूसरा आता है आपका दायित्व खाता यानी लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट का जो नियम है वो यही है कि दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट करो, दायित्व में कमी होती है तो डेबिट करो, है ना। अब दायित्वों को भी इसमें 3 तरीके से बांट दिया गया कि एक तो आपके शेयर होल्डर फंड वाले, एक आपके नॉन करंट और एक आपके करंट लायबिलिटीज, है ना। अब इसमें देखो कौन कौन से हैं कि व्यवसाय के स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गए कोषों के अतिरिक्त संपत्तियों हेतु वित्त और साख सुविधा उपलब्ध करवाने वाले बाह्य व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं के खातों को दायित्व खातों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन से छोड़ना है, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपके रिजर्व एंड सरप्लस है उनको छोड़ना है। बाकी सारे हैं वो आपके लायबिलिटीज होंगे। जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो भी आपके लायबिलिटीज में आएंगे और जो इनसाइड है वो भी आपकी लायबिलिटीज में आएंगे। जिसमें आपके जो क्रेडिटर है ना, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है ना, किसी व्यक्ति को दिया गया ऋण है, आदि सारे के सारे दायित्व के उदाहरण माने जाते हैं। लायबिलिटीज के एग्जाम्पल में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। तीसरा है आपका पूंजी खाता कैपिटल। ये भी आपका एज ए दायित्व ही है क्योंकि पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है, क्योंकि पूंजी खाते में कौन सा आता है, पृथक अस्तित्व, है ना, या इसको क्या कहते हैं, व्यावसायिक इकाई, व्यावसायिक इकाई, है ना। पृथक अस्तित्व, व्यावसायिक इकाई या सत्ता की अवधारणा, कोई भी नाम इसको आप देख सकते हो। इन तीनों के कारण जो पूंजी है वो व्यापार के लिए दायित्व माना जाता है।
पृथक अस्तित्व की अवधारणा, व्यवसायिक इकाई की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा ये कहती है व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। इस वजह से व्यापार का स्वामी व्यापार में प्रवेश करते समय जो पूंजी लेके आता है वो व्यापार के लिए क्या होता है, दायित्व होता है। इसलिए पूंजी को भी दायित्व माना गया है और इसलिए पूंजी में वृद्धि होती है तो क्रेडिट किया जाता है और कमी होती है तो डेबिट किया जाता है। ठीक है ना। वृद्धि पर वृद्धि होगी तो आपका क्रेडिट और कमी पर डेबिट, है ना। अब ये क्या कहते हैं, यह खाता व्यवसाय की संपत्तियों पर व्यवसाय के स्वामी के दावे को प्रदर्शित करता है। व्यवसाय के स्वामी से संबंधित खाते जिसमें आपका पूंजी खाता और आहरण खाता इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। कैपिटल में आपको कैपिटल और ड्राइंग इसलिए क्योंकि कोई भी व्यापार का जो साझेदार है वो व्यापार से राशि निकालेगा तो वो पूंजी में से लेस की जाएगी, इसलिए आपके पूंजी और आहरण यानी ड्राइंग को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक बढ़े आगे। इसके बाद है आय व लाभ खाते, है ना। आय व लाभ खाते, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट, है ना। अब इनकम एंड प्रॉफिट में भी सीधा सा नियम है, समस्त आय व लाभ को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है और समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट किया जाता है। अब आय व लाभ, आय तो ऐसे हो सकती है कि भाई आपने कोई कमीशन प्राप्त किया, है ना, कोई आपने इंटरेस्ट प्राप्त किया, है ना, आपने कोई किराया प्राप्त किया। और लाभ ये हो सकता है किसी संपत्ति को आपने प्रॉफिट में बेचा है तो वहां पर आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है ना। तो ये आय व लाभ खाते में कौन से आते हैं, ऐसे खाते जो माल बेचने, सेवाएं देने अथवा व्यवसायिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए देने पर प्राप्त राशि से संबंधित होते हैं। भाई व्यवसायिक संसाधन, है ना, आपने कोई जो भवन है वो किराए पे दे दिया तो उससे आपको पैसे प्राप्त हो गए। आपने कोई अपनी गाड़ी घोड़ा है वो किराए पर दे दिया तो वहां से हो गया। आपने कोई माल बेचा तो वहां से आपको पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो आपकी आय व लाभ से माने जाते हैं। इन्हें आय व लाभ खाते कहा जाता है। ठीक है, आपका विक्रय खाता यानी सेल्स अकाउंट है, प्राप्त बट्टा खाता इन रिसीव्ड डिस्काउंट अकाउंट है, प्राप्त लाभांश कर रिसीव्ड डिविडेंड अकाउंट है, आपका प्राप्त अधिकार शुल्क खाता है, प्राप्त ब्याज खाता है। ये सारे के सारे आपके आय व लाभ खाते के उदाहरण में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका 4 नंबर पॉइंट हो गया आय व लाभ खाते से रिलेटेड। फटाफट अपन क्लास कर रहे हैं, ज्यादा अनावश्यक बातें नहीं कर रहे। अपना टारगेट है कि फटाफट अपना सिलेबस होना चाहिए ताकि आपको रिवीजन के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाए। एक छोटी सी क्लास जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, तो ये आय व लाभ खाते के उदाहरण हो जाते हैं। बढ़े आगे। इसके बाद आता है व्यय व हानि खाते, एक्सपेंसेज एंड लॉस, यानी एक्सपेंसेज का तो सीधा सा नियम है क्योंकि ये सारे के सारे कौन से नाम मात्र खाते हैं जिनका कभी भी शेष नहीं निकाला जाता। ये ध्यान रखना, शेष हमेशा व्यक्तिगत और आपके वस्तुगत खाते का निकाला जाता है, नाम मात्र खाते का कभी भी शेष नहीं निकाला जाता है। और इसमें जितने भी आपके आय और लाभ है उनको क्रेडिट करते हैं और व्यय और हानि उसको डेबिट करते हैं, है ना। इस खाते में जो आय कमाने हेतु किए गए व्यय से संबंधित है एवं कमाने की प्रक्रिया में हुई हानि से संबंधित है उन्हें व्यय और हानि खाता कहा जाता है। जिसमें आपका क्रय खाता है, परचेज अकाउंट है ना, रॉयल्टी भुगतान खाता है ना, आपका किराया खाता है, डूबत ऋण खाता है, माल की अग्नि से हानि खाता है। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, आपके व्यय और हानि खाते में इनको इंक्लूड किया जाता है। तो कुल मिलाकर 5 आपके ये खाते हो जाते हैं जिसमें आपका संपत्ति खाता है जिसका ये नियम है संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट करो, संपत्तियों में कमी होती है तो क्रेडिट करो। इसमें 2 खाते होते हैं आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल, कौन सी आपकी टेंजिबल है कौन सी इंटेंजिबल है उस पर भी अपने चर्चा की है। दूसरा होता है आपका दायित्व खाता यानी लायबिलिटीज अकाउंट, उसमें सीधा सा नियम है कि दायित्व में आपकी वृद्धि होगी तो अपन को क्या करना है, दायित्व में वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और दायित्व में कमी होगी तो डेबिट करेंगे। उसमें दायित्व 2 तरीके से डिवाइड कर दिए, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल है उसमें अपन को कैपिटल वगैरह उनको शामिल करते हैं, एक्सटर्नल में आपके सारे जो करंट और नॉन करंट है सबको इंक्लूड किया जाता है। फिर आता पूंजी,
जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण ये कहती है व्यापार और व्यापार के स्वामी दोनों अलग अलग हैं, इसलिए उसको दायित्व माना गया है, क्योंकि व्यापार में जो स्वामी राशि लेके आएगा वो व्यापार के लिए दायित्व का काम करेगी, इसलिए उसको लायबिलिटीज मानते हुए उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आय व लाभ खाते। तो उसमें आय व लाभ के खाते जितनी भी आपकी इनकम वगैरह होती है, जितने भी आपके प्रॉफिट होते हैं वो आपके आय होते हैं, है ना। और जितने भी आपके खर्चे होते हैं जो आपके व्यय और हानि खाते में आते हैं, ये आपके खर्चों से रिलेटेड है। व्यापार में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पेमेंट अपने को करना होता है। ठीक है। बताओ देखिए आज के इस सेशन में कितना कुछ समझ में आया आपको। छोटा सा सेशन और मोटी बातें जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, ऐसी बातें अपन कर रहे हैं, है ना। ये चीज हो सकती है कि आपको कहीं उपलब्ध ना हो, है ना, लेकिन अपन उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन बातें कर रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। बताओ देखिए आज का सेशन कैसा लगा। फिर भी आपका को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को बेस्ट एंड बेस्ट फैसिलिटी है वो घर बैठे उपलब्ध हो और बढ़िया नंबरों के साथ उनका सिलेक्शन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।